बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोपेगेशन ऑफ मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द बाउंड्री ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग मीडिया, और हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई दूसरे मीडियम में इंटर होती है और इंटरफेस पे 90 डिग्री पे आके स्ट्राइक करती है। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स हम ड्राइव कर रहे थे और कंटिन्यू करते हैं हम वहीं से जहाँ से लास्ट लेक्चर हमने क्लोज़ किया था। तो हमने देखा था कि हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की आपस में रिलेशंस जो हैं वो बन गई हैं बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करते हुए। और मज़ीद हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारे पास n = c और v। तो अगर हम मीडिया 1 की बात करें तो n1 आ जाएगा c और v1, या यहाँ से अगर मॉडिफाई करें तो v1 आ जाएगा c ओवर n1। बिल्कुल इसी तरह से v2 आ जाएगा c ओवर n2। अब देखें कि अगर हम रेशो v1 ओवर v2 लें तो ये हम फिर हम ले सकते हैं इस तरह से c ओवर n1 ओवर c ओवर n2। सी से कैंसिल आउट होगा, n1 n2 क्योंकि डबल डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी n2 ओवर n1, यानी कि v1 ओवर v2 इज़ इक्वल टू n2 ओवर n1। इक्वेशन 4 में अगर हम पुट करें v1 ओवर v2 की जगह n2 ओवर n1 तो ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट इज़ इक्वल टू n2 ओवर n1 इंटू ई टी नॉट। इक्वेशन 5 बन गई हमारे पास। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें वेव की तो दैट इज़ इक्वल आई इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन वी ई नॉट स्केयर। तो अगर हम इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी की बात करें तो आई यहाँ पे ये सफिक्स आई जो है ये इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 1 v1 ई आई नॉट स्केयर। ठीक है। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो आई आर इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 1 v1 ई आर नॉट स्केयर। 1 का मतलब यह है कि हम मीडिया 1 में ही हैं। अब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करनी है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बेसिकली रेशियो है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी। यानी कि अगर हम रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी को इंसिडेंट इंटेंसिटी पे डिवाइड करें तो जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज़ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो फिर बिल्कुल यहाँ पे इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें तो आप देख रहे हैं कि r इज़ इक्वल टू आई आर ओवर आई आई। तो हमने जो ऊपर इक्वेशंस बनाई हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, हाफ यानी कि 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, v भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा r इज़ इक्वल टू ई आर नॉट स्केयर ओवर ई आई नॉट स्केयर। तो अभी हमारे पास एम्पलीट्यूड्स की फॉर्म में ये इक्वेशन बन गई है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए। लेकिन इसको अभी हम मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को मॉडिफाई करने से पहले तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को मॉडिफाई करने से पहले हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फिर हमारे पास रेशियो है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी की। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी फिर बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन टू v2 ई टी नॉट स्केयर। तो इसको इंसिडेंट इंटेंसिटी पर डिवाइड करें तो 1/2 कैंसिल आउट होंगे, बाकी क्वांटिटीज़ एज इट इज़ रहेंगी। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास आ गया एप्सिलॉन टू v2 ई टी नॉट स्केयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 v1 ई आई नॉट स्केयर। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम एडअप करेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है, थी क्या? यहाँ पे आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 देख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट इज़ इक्वल टू ई टी नॉट। और इक्वेशन 3 क्या है? ई आई नॉट माइनस ई आर नॉट इज़ इक्वल टू बीटा ई टी नॉट। याद रखें कि इक्वेशन 1 बनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने से, जबकि इक्वेशन 3 बनी थी मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने से। अगर हम इनको ऐडअप करें तो आप देख रहे हैं कि ई आर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एडिशन में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2 ई आई नॉट बचेगा, राइट साइड पे ई टी नॉट प्लस बीटा ई टी नॉट बचेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर इसी में से हम ई टी नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा आ जाएगा। 2 जो है इसको अगर हम ई टी नॉट के लिए जो है वो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो 1 प्लस बीटा जो है वो शिफ्ट होगा
ई आई नॉट की तरफ, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई टी नॉट इज इक्वल टू 2/1 प्लस बीटा इंटू ई आई नॉट आ गया। अब इस इक्वेशन 8 को दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे ई टी नॉट है, तो ई टी नॉट की जगह हम ये पुट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन 1 में हमारे पास है ई आई नॉट प्लस ई आर नॉट, जबकि राइट साइड पे था ई टी नॉट। ई टी नॉट की जगह हमने 2/1 प्लस बीटा इंटू ई आई नॉट पुट कर दिया। और जब फिर इसको ई आई नॉट के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि ई आई नॉट को लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट करें तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखें कि ई आई नॉट को फिर से कॉमन लें तो ये 2/1 प्लस बीटा -1 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 - 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। तो 2 - 1 आ गया, तो 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा इंटू ई आई नॉट हमारे पास आ गया, दैट इज़ इक्वल टू ई आर नॉट। ये इक्वेशन 9 बन गई। अच्छा, अब हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं, जिसकी हमने बात की थी। हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए एम्पलीट्यूड्स की फॉर्म में जो इक्वेशन बनाई थी वो थी हमारे पास आर इज़ इक्वल टू ई आर नॉट स्केयर ओवर ई आई नॉट स्केयर। तो हमने अभी इक्वेशन 9 जो बनाई है उसका अगर हम स्केयर लेकर यहाँ पे ई आर नॉट स्केयर की जगह पुट करें, ई आई नॉट स्केयर तो एज इट इज़ आ जाएगा। ई आर नॉट स्केयर की जगह हम पुट करें इक्वेशन 9 का स्केयर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा होल का स्केयर इंटू ई आई नॉट स्केयर। ई आई नॉट स्केयर ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आर इज़ इक्वल टू 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा होल का स्केयर आ गया। ये इक्वेशन 10 बन गई। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की इक्वेशन बन गई। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स के लिए। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की इक्वेशन हमने पहले बनाई हुई है, दैट इज़ एप्सिलॉन 2 V2 ET नॉट स्केयर और एप्सिलॉन 1 V1 ET EI नॉट स्केयर। ये हमने इंटेंसिटीज़ की रेशो लेते हुए इक्वेशन बनाई हुई है। इसमें हमने क्या करना है, ET नॉट स्केयर की जगह हमने जो इक्वेशन 8 बनाई थी तो उस वहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ET नॉट स्केयर की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2 और 1 प्लस बीटा होल का स्केयर आ जाएगा। EI नॉट स्केयर और EI नॉट स्केयर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा T इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन 2 V2 ओवर एप्सिलॉन 1 V1 इंटू 2 और 1 प्लस बीटा होल का स्केयर। इक्वेशन 11 हो गई। अच्छा, अब बीटा हमारे पास है μ1 V1 और μ2 V2 के। हम अगर ये सपोज कर लेते हैं कि μ1 और μ2 आपस में तकरीबन बराबर हैं, तो फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की इक्वेशन बनी थी उसमें आपने देखा था कि ये बीटा है। बीटा में हम μ1 V1 जो है उसको अगर इग्नोर करें तो हमारे पास V1 और V2 बच जाएगा। तो फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की इक्वेशन जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, R इज़ इक्वल टू 1 माइनस V1 और V2 होल का स्केयर डिवाइड बाय 1 प्लस V1 और V2 होल का स्केयर। और इसी को अगर हम मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V2 होल का स्केयर होल डिवाइड बाय V1 प्लस V2 और V2 होल का स्केयर। V2 स्केयर कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा V2 माइनस V1 होल स्केयर V2 प्लस V1 होल स्केयर। अब हम जानते हैं कि V1 और V2 जो है ये N2 और N1 के बराबर हैं। तो अगर हम इन्हीं रेशोज़ को लेते हुए हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे N2 और N1 पुट कर दें V1 और V2 की जगह और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा R इज़ इक्वल टू N1 माइनस N2 और N1 प्लस N2 होल का स्केयर। इक्वेशन 12। तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इस फॉर्म में हमने इक्वेशन बना ली है। अब इसी तरह से ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की भी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो लास्ट इक्वेशन जो हमने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बनाई है उसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बीटा की जगह V1 और V2 पुट करेंगे और फिर V1 और V2 जब हमने सब्स्टिट्यूट किया बीटा की जगह और इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की तो ये हमारे पास आ गया 2V2 और V2 प्लस V1। अब देखें कि यहाँ पे एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन भी आ रहे हैं, तो एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर है और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, या हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। अगर हम स्क्वायर रूट हटाएं तो यानी कि हमें स्केयर लेना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू एन स्केयर। अगर हम मीडिया 1 की बात करते हैं तो एप्सिलॉन 1 इज़ इक्वल टू N1 स्केयर, एप्सिलॉन 2 इज़ इक्वल टू N2 स्केयर।
तो स्टूडेंट्स ये मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। अच्छा, फिर हम ये भी जानते हैं कि V1 और V2 जो है दैट इज़ इक्वल टू N2 और N1। अब हमने क्या करना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं उसमें एप्सिलॉन की जगह भी N के स्केयर पुट कर देने हैं और V1 और V2 रेशो की जगह भी N2 और N1 पुट कर देनी है। जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की इक्वेशन हमारे पास आएगी N2 स्केयर डिवाइड बाय N1 स्केयर इंटू N1 ओवर N2 इंटू 2N1 ओवर N1 प्लस N2 होल का स्केयर। अब देखेंगे थोड़ी सी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी और इस सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमारे पास T आएगा N2 और N1 इंटू N4 N1 स्केयर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 होल का स्केयर। और इसी को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जहाँ पे देखें कि N1 जो है स्केयर है, इसमें से एक और एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक N1 बचेगा, तो 4N1 और यहाँ पे साथ N2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 होल का स्केयर आ जाएगा। इक्वेशन 13 बन गई और ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो ये इक्वेशंस हमने बनानी थी ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स की, इन्हीं से हमें आइडिया होगा। यानी कि अगर हमें पता हो कि मीडिया के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स क्या हैं, सॉरी, अगर हमें पता हो कि मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या हैं, तो हम देख सकते हैं कि उस मीडिया में से कितनी वेव जो है वो ट्रांसमिटेड हो सकती है और कितनी वेव रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि अगर हमारा मीडिया जो है वो नॉन डिस्पर्सिव हो, इंटरफेस जो है हमारा नॉन डिस्पर्सिव, मतलब ये कि एनर्जी लॉस ना हो, तो हमने प्रूव करना है कि R प्लस टी इज़ इक्वल टू 1, जबकि R रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और T ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है। बहुत छोटी सी असाइनमेंट है। आपने करना क्या है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की जो इक्वेशंस आपने बनाई हैं उन्हीं को यहाँ पे पुट करते हुए सॉल्व करना है, ताकि आंसर जो है आपका 1 आए, तो उससे जो है प्रूव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।